इससे पहले इस तरह करते हैं कि जब तक हमारे मेहमान हम आएंगे इंशाल्लाह, खकान अब्बासी साहब का एक शाट सुनते हैं। स्कूल है, ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन असेंबली रही है और आज इसे पाकिस्तान के लोगों को छुटकारा मिल जाए। अब हम तो इस तरह शायद समझते नहीं समझते, ये हमारे वज़ीर आज़म रहे हैं, तो इतनी मायूसी का इज़हार क्यों कर रहे हैं ये? आखिर इन्होंने भी तो माशाल्लाह इसमें, और तोशा खाने में भी हमने इस मुल्क ने जो उनकी खिदमत की, और ये 16 माह की जो गवर्नेंस रही है, इस हवाले से भी उन्होंने बात की। वो तो आपके सामने है, इस पर दो आरा हम क्या दें। वो कहते हैं जी हमने सियासत कुर्बान कर दी है, रियासत बचा ली है। अवाम जब इतनी महंगाई में पिसते हैं और तो उस वक्त क्या सियासत बच जाती? जैसे हमने मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से कहा था, जिस दिन उन्होंने सबसे बड़ी प्राइस हाइक स्लैब की थी इस मुल्क के अवाम के चेहरे पर, और साथ ही कहा था अगले ही यानी सांस में कि जी इस मुल्क की पाकिस्तान बच गया। तो वो कौन सा पाकिस्तान है जो अवाम से हट के है, जो वो बच जाता है मगर अवाम जो है वो एक महंगाई, और हम महंगाई की हम बात भी करेंगे। हमारे पास कुछ फिगर्स हैं जो इस हुकूमत ने पिछले 16 माह में जो फिगर्स दिए हैं, जो महंगाई की है या हुई है, उसमें कितना फ़र्क आया है हम आपको बताएंगे अगर हो सके तो। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जनाब इस अरसे में जब ये हुकूमत आई थी तो दाल मूंग दाल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दाल दलिया अवाम के करंट अफेयर्स तो ये दाल ही है, ये ग्रॉसरी है। वो बड़ी बड़ी बातें तो उनको नहीं पता होती, मगर ये दाल मूंग 1 किलो 200 रुपये की थी, अब 320 रुपये की है। दाल माश 1 किलो 310 की हुआ करती थी, 520 रुपये की है। आटा 1 किलो 70 रुपये का था, अब 155 रुपये का है। गंदम 10 किलो बोरी 608 की थी, अब 1236 रुपये की है। कुकिंग ऑयल 5 लीटर का 2460 रुपये का आता था, अब 3290 रुपये का आता है। गाय का गोश्त 750 रुपये का था, अब 1000 रुपये। गाय बड़ा गोश्त है जो आमतौर पर सस्ता होता है हमारे यहाँ। जिंदा मुर्गी ब्रायलर 340 की थी, अब 600 रुपये की है। चाय 190 रुपये ग्राम आती थी, अब वो 260 रुपये की आ रही है। और दूध फी लीटर 150 होता था, अब 230। मेरे पास लंबी लिस्ट है और मैं इस लिस्ट पे बात भी करता रहूँगा, मगर फ़िलहाल हम चलते हैं। जनाब मियाँ शाहिद साहब हमारे ब्यूरो चीफ खड़े हैं, हमारी जो एक मुकद्दस ऐवान है उसके सामने। मियाँ साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हुजूर क्या मनाजर हैं, लेकिन बात यह है कि मनाजर के साथ साथ इत्तफाक से मैंने लिस्ट भी पढ़ी है उन तमाम पकवानों की, उनमें तो कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिनके नाम मैंने पहली दफ़ा सुने हैं, मटन बुखारा और न जाने क्या क्या, उस पर भी बाद में बात करेंगे। मगर क्या माहौल है, और साथ साथ र्यूमर मिल भी चल रही है, मुख्तलिफ नाम भी आ रहे हैं। एक तो उधर का माहौल बताइए, सीन बताइए क्या है, और दूसरा अब हुमा किसके कंधे पे बैठने वाला है जनाब ये शाहिद साहब? काजी साहब देखें, आज का दिन जो है ये इस असम्बली का मुकम्मल होने वाला दिन है, और अभी जो थोड़ी देर बाद यहाँ पर इस इमारत के अंदर जो है वो डिनर होगा। वो डिनर जो है वो बड़ा लेविश किस्म का डिनर है, जो आपने नेमतें गिनवाई हैं जो कि आम आवाम की पहुंच से तो दूर हो चुकी हैं, जिसमें कोई भी ना दाल खा सकता है, ना सब्जी खा सकता है, ना गोश्त खा सकता है, सिर्फ नाम सुन सकता है। लेकिन वो तमाम नेमतें जिनके नाम भी जो है आम आवाम को नहीं आते, हमें भी नहीं आते, वो इसमें होंगी इस डिनर में। और मैं साहब एक मिनट में आपको रोक रहा हूँ, मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूँ, आपसे लंबी बात करनी है आज, मगर मैंने अभी लिस्ट देखी अपने कोलीग जो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे, तो मैंने इत्तफाक से वो लिस्ट मैं आपको सुना देता हूँ। कुछ मटन कुन्ना, टर्किश रेशमी कबाब, इसके बाद लबनानी बोनलेस बोटी है, ज़ाहिर हमारा इस्लामी मुल्क है, मियाँ जी की दाल भी है, और इसके साथ चिकन बोनलेस हांडी है, मटन बुखारा पुलाव है, ये बुखारा से आया है, और भिंडी मसाला भी है। तो ये छोटी छोटी एक थी चीज़ें, मैंने कहा अर्ज़ कर दूं कि हम जी मियाँ साहब आप जारी रखिए। काजी साहब इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर वो जो होता है रोस्ट, और उसमें रोश, और इसमें इसके अलावा जो दम पुख्त और इस तरह की बहुत सी डिशेज़ हैं, जो कि तमाम डिशेज़ जो हैं वो यहाँ पर जमा कर ली गई हैं, ताकि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अब इस ऐवान से जा रहे हैं तो वो अच्छा आज डिनर करके जाएं, तगड़ा डिनर करके जाएं, ताकि वो दोबारा जब आएँ यहाँ पे तो फिर दोबारा जो है वो डिनर्स का और लंच का सिलसिला जो है शुरू हो। 5 साल जो हैं वो ये गुजरे, उससे 5 साल पहले गुजरे। आपने 15 साल का जिक्र किया। 15 साल में आपने देखा कि पहले जो 5 साल थे उसमें रेंटल पावर प्लांट्स थे, दूसरे 5 साल में LNG आया, और इस 5 साल में महंगाई आई। और जो महंगाई है वो इतनी आई कि जो आवाम को हुकूमत ने रिलीफ देना था, 4000 अरब रुपया जो है वो आवाम की जेबों से हुकूमत ने जो है वो निकाला। बिजली की कीमतों की मद में, पेट्रोलियम की कीमतों की मद में, कर्जे लेकर, और जो कर्जा लिया गया था उस पर जो सूद अदा नहीं किया गया उसके मद में, जो सरचार्जेस की मद में
तमाम का तमाम जो इजाफा है वो अवाम पर डाल दिया गया है। अब अवाम ने कैसे देना है ये अवाम ही जानेंगे। लेकिन आज यहाँ पर दिन भर जो है वो इजलास चलता रहा, तकरीरें होती रहीं, वज़ीर आज़म ने भी तकरीर की, यहाँ ख्वाजा आसिफ जो थे उन्होंने भी तकरीर की, अपोजिशन लीडर ने भी तकरीर की। अपोजिशन लीडर खूब बरसे और खूब गरजे, उनकी अहमियत वैसे भी बढ़ गई है। वो मुलाकात नहीं कर रहे किसी से, ना वज़ीर आज़म से कर रहे हैं। अगर वो मुलाकात कर रहे हैं तो गौस बख्श महर से कर रहे हैं, और गौस बख्श महर जो हैं वो GDA कहती है कि हमारे वो स्पोर्ट्स ना वो हमारे पार्लियामेंट्री लीडर हैं, ना वो, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, तो उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। जो जलील अब्बास जिलानी हैं उनका नाम आज बड़े जो है वो शद्दोमत से जो है वो सामने आया है। उन्होंने वज़ीर आज़म से भी मुबैना तौर पर मुलाकात की है, और वो मुलाकात क्यों की है? अगर वो निगरान वज़ीर आज़म हैं तो उससे पहले मुलाकात कैसे हो सकती है? ये एक मुअम्मा है जो कि सारे लोग सर पर पकड़ कर बैठे हुए हैं। हो सकता है कि वो हो या कोई और हो। बहुत से नाम आज फिर रहे हैं, उसमें जो है वो एक नाम और भी आया, राहील शरीफ साहब का भी नाम आया जो साबिक आर्मी चीफ हैं, उनका भी नाम जो है वो गर्दिश में है, और दीगर नाम जो है वो सामने पहले आ चुके हैं। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी है, फवाद हसन फवाद हैं, खलीलुर रहमान रमदे हैं, अभी तो नाम जो है ये फिर रहे हैं। कल मुलाकात होगी वज़ीर आज़म की और राजा रियाज साहब की जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उसमें इत्तफाक होगा। लेकिन खबर यह है कि शायद इत्तफाक ना हो। वो इसलिए कि मामला जो राजा रियाज साहब हैं उनके पास एक पर्ची है, उस पर्ची में कोई नाम है, वो नाम राजा रियाज साहब कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि वही नाम जो है वो फाइनल हो, उसमें से कोई नाम हो सकता है कि राजा रियाज साहब ना माने और वो मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंच जाए और फिर वो नाम आए जो सरप्राइज हो। और जो बात आपने काजी साहब की कि यहाँ पर जो है वो ये काम चलता रहता है और पाकिस्तान में जमहूरियत जो है पनप रही है, लेकिन मैं कुछ और देख रहा हूँ काजी साहब कि आज 10 तारीख है, 12 तारीख को वैसे इस ऐवान का टेन्योर जो है वो पूरा होना था। 15 तारीख के बाद, हम 15 तारीख लगा लेते हैं, 15 तारीख के बाद शायद वो लोग जो आज यहाँ पर बैठ के तारीफ़ें और अपने कारकर्दगी के पुल बांध रहे थे और जो उम्मीदें बांध रहे हैं कि हम आइंदा आएंगे, उनके भी हो सकता है कि अब हिसाब किताब का वक्त है। और मेरी खबर ये है कि 15 तारीख के बाद एक अक्रॉस द बोर्ड एक एहतसाब का अमल शुरू होगा। एक मिनट, यह बताइएगा, अक्रॉस द बोर्ड की मुराद ये है कि तमाम जो भी ऑफिस में रहे हैं, जितनी पार्टियां भी रही हैं, अब वो भी यानी एहतसाब की शिकंजे में आ सकते हैं? काजी साहब जो एंजॉय कर लिया वो कर लिया। आप देखेंगे कि जो पीपल्स पार्टी, में नाम ले लेता हूँ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIF दीगर जमातें जिन्होंने ये कुछ 1.5 साल जो है वो गुजारा है और उससे पहले भी उन्होंने हुकूमतें की हैं, सबको एहतसाब देना पड़ेगा। एहतसाब का अमल इसलिए शुरू किया जा रहा है कि पूरी दुनिया में हमारा नाम बदनाम हो चुका है, पूरी दुनिया में हमें करप्ट कौम और करप्ट जो है वो हुकूमतों के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये एक एहतसाब का अमल शुरू होगा ताकि हम पूरी दुनिया के लिए काबिल कबूल हों। और पाकिस्तान में अगर सरमायाकारी आनी है तो वो इसलिए आनी है कि पूरी कौम, दुनिया जो है वो हमें इस तरह जाने कि हम नीट एंड क्लीन है। अगर हम नीट एंड क्लीन नहीं होते तो यहाँ पर ना चाइना सरमायाकारी करता है, ना सऊदी अरब करता है। अच्छा मियां साहब, मैं अपने नाज़रीन की क्लैरिटी के लिए 2-3 बातें आपसे कर लूँ। यानी गोया यहाँ पे जो यानी मुक़्तदर हल्के हैं और वो बजा तौर पर ये ठीक है, वो समझते हैं कि अगर हमने ये जो क्लींजिंग ना की या एक जो इमेज है उसको तब्दील ना किया तो जाहिर है कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट की हमें बेशुमार ज़रूरत है। एक ये बात, और दूसरी बात आपने ये कही कि तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम आ रहा है, राहील शरीफ साहब का नाम आ रहा है, और भी बहुत, और यानी तीन लोग हैं इस रेस में। या कहा जा रहा है कि पत्ते बड़े क्लोज रखे हुए हैं हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं, मगर मियां मंशा साहब का नाम भी आ रहा है, माशाल्लाह बहुत बड़े और कामयाब सरमायादार हैं। तो ये अभी कहीं से ये इतला नहीं आ रही कि किसी एक नाम पर कंसेंसस हुआ है। क्या खबरें आपके पास? काजी साहब देखें, नाम जो है जिस पर कंसेंसस होगा वो राजा रियाज साहब के पास है, उनके पास जो पर्ची है उस पर नाम है। अभी जो नाम चल रहे हैं वो मीडिया पर चल रहे हैं, लोगों के सीना पसीना चल रहे हैं, जुबानों पर चल रहे हैं, लेकिन जो नाम आएगा वो अपोजिशन लीडर और वजीर आजम की मुलाकात के बाद जो 3 नाम उधर से 3 नाम दूसरे तरफ से आएंगे। अगर इत्तेफाक हो गया तो लगता यही है, जो मेरी खबर इत्तला है, कि राजा रियाज साहब के पास जो नाम है उनमें से कोई नाम होगा और वो नाम जो है। लेकिन आपने कल एक बात की थी मियां साहब, आपने कल एक बात की थी कि शायद लंदन से भी इन्फ्लुएंस किया जाए, तो अब आपको लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप खेल राजा रियाज साहब के हाथ में है, और ये खेल राजा रियाज साहब के हाथ में किस तरफ से आया?
देखिए, लंदन से दबाव डाला गया है। वो लंदन के दबाव का जो काट है वो जरदारी साहब ने किया। जरदारी साहब ने उस नाम को नहीं माना जो लंदन से आया, और जो जरदारी साहब का नाम था वो लंदन वालों ने नहीं माना। अब जो तीसरा नाम है वो कहीं तीसरी जगह से आया है। उसका नाम जो है वो जो भी नाम आएगा वो राजा रियाज साहब के थ्रू आएगा, और चूंकि वो अपोजिशन लीडर हैं तो उनको जो नाम उन्होंने मुख्तलिफ मुलाकातें की हैं, उन्होंने कहा अपोजिशन से मैंने मुलाकातें की हैं, अपोजिशन जमातों से, और दीगर मुलाकातें भी उनकी हुई हैं। तो वहां से जो नाम उन्होंने लिखे हैं उस पर्ची के अंदर जो उनकी जेब में है उसमें नाम आएगा, उसमें नाम है, और वही नाम लगता है कि वही नाम फाइनल होगा। ये नाम जितने भी हैं ये फाइनल होने वाले नहीं है, वो इसलिए कि बहुत से नाम आए और वो चले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट खबर दिया आपने। इस वक्त जो है, इस वक्त जो सबसे अहम पर्ची है वो हमारे अजीम अपोजिशन लीडर जनाब राजा रियाज साहब के पास है। मगर इससे कबल कि हम बात को जारी रख रहे हैं हम, अच्छा ये मियां साहब, अब आप एक बड़े अहम जगह पे हैं जहाँ से खबरें उगती हैं, मगर ये फरमाइए कि ये यहाँ भी ये तासुर मौजूद है कि शायद जिस नहज पे मैशत आन पहुंची है और जो हमारी इकोनॉमिक रियलिटी है उसमें, मैं अपनी राय नहीं दे रहा, एक सोच है, गलत भी हो सकती है सही भी, उसमें ये इलेक्शन वगैरह इररेलेवेंट करके रख दिए हमने, जो माशाल्लाह हमारी माशी हासलात हैं और जिस तरीके से हम एशियन टाइगर बने हैं, तो इस सिलसिले में लगता है कि अब कुछ काम इलेक्शन से भी ज़्यादा अहम है। कोई इस तरफ भी सिलसिला जाता नजर आता है आपको? काजी साहब, जो मैंने पहले बात की थी वही बात है। पहले तो इत्तेसाब होगा और उसके बाद जो है वो दीगर इस्लाहात होंगी। जब इत्तेसाब और इस्लाहात हो जाएंगी तो उसके बाद इलेक्शन की तरफ जो है वो आया जाएगा। ये जो हल्का बंदियां हैं, मुझे तो इस साल इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और इस साल इलेक्शन नहीं होता तो फिर किस वक्त होता है? अगर ये डिले होता है इस अक्टूबर में इलेक्शन, तो फिर उसके बाद कौन सा अक्टूबर आता है ये कोई नहीं कहा जा सकता। लेकिन इलेक्शन मुझे जो नजर आ रहा है वो इत्तेसाब के बाद नजर आ रहा है और इस्लाहात के बाद नजर आ रहा है। जब इस्लाहात होंगी और इत्तेसाब होगा तो फिर उसके बाद जो लीडरशिप आएगी वो हुकूमत करेगी, और वो लीडरशिप क्या होगी वो अवाम ही मुंतखब करेंगे। क्योंकि इस वक्त वाकई आपने जो बात कही है कि इलेक्शन जो है वो रेलिवेंट नजर नहीं आ रहा, वो इसलिए कि हम माशियात में और माशी चक्कर में ऐसा फंस चुके हैं और कर्जों के ऐसे चक्कर में फंस चुके हैं, सर्कुलर डेट के ऐसे चक्कर में फंस चुके हैं कि वहां से निकलना मुमकिन जो है। अभी हम कहते हैं कि हम डिफॉल्ट नहीं हुए, डिफॉल्ट से बच गए हैं, लेकिन अवाम डिफॉल्ट हो चुके हैं। उनको जो है वो इस सतह से उठाना जो है बहुत जरूरी है और अपने इमेज को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होता तब तक नहीं होगा। आप देखा कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन जो शुरू हो रहा है और जो मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस हुई, और मिनरल्स जो पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान मादनियात से मालामाल है, पाकिस्तान पेट्रोलियम से मालामाल है, गैस से मालामाल है। इस वक्त पाकिस्तान में इतनी मादनियात और इतने वसाइल हैं कि वो अगर निकाल लिए जाएं और वो पूरी दुनिया में अगर उनका बेचे जाएं तो हम जो है पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से ज्यादा तरक्की याफ्ता हो सकता है।